नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सब जगह सुन रहे होंगे कि राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो जी हाँ, 31 अक्टूबर से राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। वह मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। तो यह जो राहु का राशि परिवर्तन है, यह मीन नोड के सिस्टम के अनुसार है। अगर ट्रू नोट्स को देखा जाए तो यह 28 नवंबर 2023 से यह राशि परिवर्तन होगा। तो राहु क्या है, क्योंकि जल राशि में जा रहे हैं, तो यह मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर विशेष प्रभाव डालेंगे। लेकिन इनका जो विशेष एक प्रभाव है वह मेष राशि पर भी होगा, यानी कि वो 30 डिग्री के एंगल से अपनी एक दृष्टि डालेंगे। क्योंकि राहु जो है विपरीत चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तो क्या है, वह अपने जो हर 5वीं राशि है, यानी कि मीन राशि में है, तो वह कर्क पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और इसके साथ साथ वृश्चिक पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो जल तत्व की राशियों को इन्होंने लिया, साथ साथ में चूंकि ये उल्टे चल रहे हैं, तो जब कोई बैकवर्ड मोशन में चलता है तो जिस राशि को छोड़ करके आ रहा है, यानी कि उल्टे पांव अगर चल रहा है, तो वह जिस राशि को छोड़ के आ रहा है उसे भी देख रहा है। तो उस राशि पर इसका 30 डिग्री के प्रभाव से, 30 डिग्री के एंगल से पूर्ण दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ पर ये सब चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको जनरली ज्योतिष के टर्म में लोग नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो राहु कर्क राशि में बैठ करके अपनी समस्त प्रकार जो जल राशियां हैं उन पर प्रभाव डालेंगे। तो इसमें विशेष महत्वपूर्ण जो राशि हो जाएंगी, मीन राशि हो जाएगी, कर्क राशि हो जाएगी और वृश्चिक राशि हो जाएगी। साथ साथ में एक और विशेष दृष्टि पड़ेगी, वह पड़ जाएगी मेष राशि पर, पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। अब केतु के कन्या राशि के बात की जाए तो केतु कन्या राशि पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगा, यानी कि काम काज का जो सिलसिला है, यानी कि अगर देखा जाए तो जैसे जिसके लिए जो 10th भाव है वह कन्या राशि से संबंध रखता हो, तो उसके काम काज के सिलसिले में बड़े ही महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। क्योंकि केतु जो है एक झंडे का भी प्रतीक होता है, यानी कि अपनी ध्वजा को लहराता हुआ चलता है। तो यहाँ पर कुछ देखिए, जिनके भी केतु 10वें भाव में है, कन्या राशि से संबंधित है, तो यहाँ पर कुछ आपके यहाँ पर झंडे गड़ने का काम होगा, यानी कि आपका जो यश है, जो कीर्ति है, वह यहाँ पर बढ़ेगी। तो यहाँ देखा जाए तो केतु क्या होता है, केतु एक कारण यह भी है कि वह मुक्ति चाहता है, यानी कि केतु के अंदर जो भावना होती है वह मुक्ति पा लेने की भावना होती है। अब मुक्ति कैसी, केतु क्या, चूंकि इतना पार्ट जिसमें सारे सेंसेस होते हैं, एक टच वाला जो सेंस होता है, उस सेंस को छोड़ करके बाकी आंखों से देखना, नाक से सूंघना, मुंह से बोलना, कानों से सुनना, यह जो 4 सेंसेस होते हैं, यह केवल राहु के पास ही होते हैं। अब चूंकि राहु इतना ऊपर का पार्ट होता है, यह यहाँ से अलग हो चुका होता है और केतु केवल फीलिंग रह जाती है। तो यहाँ जो फीलिंग होती है वह क्या महत्व देती है, फीलिंग ऐसी है कि यार छुटकारा मिल जाए, बहुत हो गया, अब तो बस ये काम करके इसके बाद मुक्ति के धाम को चलना है। तो केतु क्या होता है कि लेट इट गो, छोड़ दो, बस बहुत हो गया, इस तरीके का केतु का भाव होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये राहु और केतु होते हैं, ये जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे वहां पर ग्रहण लगा देंगे। इसीलिए चूंकि ये छाया ग्रह होते हैं, इसलिए इनको ग्रहण कहा जाता है, यानी कि जिसके साथ इन्होंने संगत करी उसमें थोड़ा सा उन्होंने छाया लगा दी, यानी कि वहां पर पूर्ण रूप से वह फल नहीं दे पाएगा वह ग्रह। जिस भी ग्रह के साथ राहु हुए या केतु हुए, तो वह राहु अपनी आभा के हिसाब से फल देगा, केतु अपनी आभा के हिसाब से फल देगा। यानी कि केतु का जो काम है, यानी कि बस चुपचाप साइलेंट मोड में चले जाना, इस तरीके से जो हो रहा है होने दो, जो है मुझे नहीं ज्यादा कुछ चाहिए, ऐसी भावना जब केतु जिस ग्रह के साथ होता है उसमें यह बात लगाता है। तो केतु की क्या इच्छा होती है कि एक वो जो फीलिंग सोचता है, यानी कि जो एक दिव्य शक्ति की खोज में होता है। तो केतु की जो शक्तियां होती हैं, चूंकि वह फीलिंग कर रहा है, वह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, पर जो उसकी शक्ति है वह बहुत ही दिव्य होती है, यानी कि जो उसने सोचा, जो उसने समझा, जो वो फीलिंग कर रहा है, उस दिव्य
वस्तु की जो खोज है वह उसमें पूर्णता पा लेता है। अब क्या होता है कि एक बृहस्पति एक ऐसे होते हैं, यानी कि गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो राहु को अपने कंट्रोल में रखते हैं। यानी कि राहु ने जहां भी कहीं कोई भी अपनी कहा जाए तो चालाकी करी या राजनीति करी या छल किया या कपट किया, तो वहां पर जो गुरु हैं उस राहु को नियंत्रण करने में सफल होते हैं। आपने समुद्र मंथन की कहानी तो अवश्य सुनी होगी। तो उसमें भी क्या था, सूर्य को ग्रहण लग गया, चंद्र को ग्रहण कर गया, लेकिन गुरुदेव एकमात्र ऐसे थे जो आए, उन्होंने अपनी शक्ति के साथ राहु के मान का मर्दन किया। तो इस प्रकार जो गुरु होते हैं, यानी कि पीला व्यक्तित्व, पीतांबरधारी जो भगवान विष्णु यानी कि ज्ञान है, वह ज्ञान ही उस राहु की अति को कम कर सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब चूंकि मीन राशि में है, तो राहु मेष राशि से निकल करके मीन में जा रहे हैं, यानी कि बड़े सागर में जा रहे हैं। अब यहाँ पर राहु बिल्कुल हतप्रभ की इतना बड़ा सागर है, यहाँ हम कैसे डील करेंगे, यहाँ पर हम कैसे निपटेंगे। तो राहु की जो शक्ति होती है यहाँ पर थोड़ी हतप्रभ हो जाती है, सोचते संभल संभल के चलो, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो मुझे गुरु के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो राहु की जो मनमानी करने की प्रवृत्ति होती है वह यहाँ पर काफी कम हो जाती है, यहाँ शांत हो जाती है। लेकिन मीन राशि में जो राहु हैं वह भौतिक स्तर पर बहुत अच्छे परिणाम देने वाले बन जाते हैं। और केतु अगर मीन राशि में अगर होते हैं तो क्या होता है कि क्योंकि मीन राशि अनंत सागर है, यानी कि अगर जलाशय की दृष्टि से देखा जाए, कर्क राशि एक छोटा सा पौंड हो जाता है, एक तालाब हो जाता है, वही जो वृश्चिक राशि होती है वो गहरा कुआं होता है और मीन राशि अनंत सागर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि केतु जब मीन में आते हैं, मीन के प्रभाव में होते हैं, मीन राशि के प्रभाव होते हैं, तो यहाँ पर उनका जो आत्मज्ञान है वह ऊर्जा को बढ़ा देता है। क्या क्या ऊर्जा होती है, मुक्ति की ओर बढ़ने की इच्छा होती है। यानी कि जैसे कहा जाए तो इस दुनिया से परे, यानी कि जो भौतिक सुख सुविधा है उनसे परे होकर के एक ज्ञान की खोज की ओर केतु यहाँ पर बढ़ जाते हैं जब मीन राशि में होते हैं या द्वादश भाव में हो, तभी ऐसा होता है। मीन राशि में राहु का एक बुरा पक्ष हो सकता है, वह क्या है, वह ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों की बहुत अधिक लालसा करना, लेकिन उसको व्यावहारिकता में ना लाना। यानी कि ज्ञान बहुत सारा चाहिए, बहुत सारा चाहिए, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, पर उनका जो उपयोग है वह उस तरीके से ना कर पाने की स्थितियों को रखता है। तो यहाँ कई मायनों में देखा जाए तो मीन राशि में राहु जो है बहुत ही रहस्यमय हो जाते हैं। और जो थोड़ा भी हट करके देखा जाए तो राहु भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक पाने की इच्छा रखते हैं। तो यही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझने की कि राहु क्या होता है। अब यहाँ पर ये समझिए कि राहु चूंकि राशि चक्र में उल्टी यात्रा करता है, यानी कि राहु 12वीं राशि से यहाँ पर अब उल्टी यात्रा कर रहा है। जैसे बाकी सभी ग्रहों का जो चाल होती है वह सीधी चलती है, यानी कि जैसे मेष राशि चली, फिर वृषभ राशि में आया, फिर मिथुन राशि में आया, कर्क राशि में आया, इस नियम से चलते हैं। लेकिन राहु चूंकि छाया है, छाया होने के कारण अब यह मेष राशि को छोड़ करके मीन से, यानी कि उल्टे से अपनी शुरुआत कर रहा है। तो मीन में आने के बाद आते हैं जब, तब यहाँ से उनकी नई शुरुआत होती। तो यहाँ पर क्या, जो पहला वास्तविक नोट आएगा, यानी कि दिसंबर के अंत तक यह अधिक पीड़ित होता है, क्योंकि अभी तक वह मेष राशि में था, बिल्कुल अग्नि से भरा हुआ था। अब अचानक से इस सागर में आने पर तो उसकी जो ज्वाला है, जो अंतर मन में जो तकलीफ है, अब आप ऐसे ही समझिए कि कोई लकड़ी जल रही हो और उस जलती हुई लकड़ी को आप पानी में डालिए तो कितनी क्या निकलेगा, उसमें खूब सारा धुआं और वाष्प निकलेगा। और वह जो लकड़ी की हीट होती है वह बहुत ही तकलीफ देह होती है। अगर आप अपने खुद के हृदय को उसमें रख करके सोचें तो यह जो दिसंबर तक है यह बहुत अधिक पीड़ित रहने वाला है। जब क्योंकि ये जो राहु का जो गंडांत क्षेत्र है, यानी कि मीन राशि में
30 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक का, यानी कि जिन भी व्यक्तियों का, जिन भी जातकों का यहाँ पर अगर राहु मीन राशि में 30 डिग्री से 27 डिग्री के मध्य में है, क्योंकि राहु उल्टा चलते हैं तो 30 आएगा, 29 आएगा, 28 आएगा, तब 27 डिग्री आएगा। तो यानी कि यह जो पीरियड है यह दिसंबर तक रहने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे उन्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, यानी कि जो अग्नि की ज्वाला जो धधक रही है वह बिल्कुल शांत होकर के बिल्कुल अंदर ही अंदर अंगार है, लेकिन ऊपर से वह सहना ही सहना है। तो ये जो गंडांत का समय है, यानी कि यह जो डिग्रीज हैं यह बहुत मायने रखती हैं। तो जब यहाँ पर देखें तो क्या होता है कि जब राहु किनारे होते हैं, बिल्कुल एकदम किनारे होते हैं, तो जो इनकी कल्पना का एक ब्रह्मांड होता है वह उसमें झांकते से नजर आते हैं और देखते हैं कि देखें यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। राहु जब संधि के उसमें होता है, यानी कि संधि पे, यानी कि उस राशि के किनारे पर होता है, तो वह अपने आप को बड़ा ही नियंत्रित और कंट्रोल्ड महसूस करता है। वैसे भी ये मीन राशि है तो कंट्रोल तो आएगा ही। और यहाँ पर क्या है, उसे लगता है कि बहुत सारे लोग उसको जकड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अत्यधिक ताकतों से भी पीड़ित होता है, क्योंकि जो वाह ताकत होती हैं। अब यहाँ पर चूंकि नए नए उस घर में गए हैं, यानी कि मीन राशि में नए नए गए, तो वहाँ पर जो राहु की जो ताकत होती है वह वहाँ पर विफल हो जाती है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, मीन राशि है, स्वप्न लोक की दुनिया है, तो सपने भी यहाँ पर थोड़े से बुरे आ सकते हैं या अनिद्रा रह सकती है, यानी कि नींद ना आने की यहाँ पर थोड़ी समस्या हो सकती है। और उस समस्या के कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य भी यहाँ पर थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है। अब समझना यहाँ पर कि जिनकी भी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा या राहु 29 डिग्री से 1 डिग्री पर जल राशि में स्थित है, वहां पर यह प्रॉब्लम आने वाली है, यानी कि राहु के प्रभाव के कारण यहाँ पर उन्हें इस तरीके की दिक्कतें, जैसे नींद ना आना, कुछ मेंटल स्ट्रेस रहना। तो इस तरीके की यहाँ पर डिग्री बहुत मायने रखेगी कि यहाँ पर जो डिग्री है वह 29 डिग्री से 1 डिग्री के मध्य में हो, जहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और राहु का जो डिग्री वाला सेक्शन है वह मिलता जुलता, यानी कि अगर देखा जाए तो 27 डिग्री से 1 डिग्री तक का जो, अगर सही ढंग से देखा जाए तो 27 डिग्री से लेकर ये जो संधि काल होता है, यानी कि 2 राशियों के मिलन का जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर अगर सूर्य, चंद्रमा या राहु स्थित है तो वहां पर आप महसूस करेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है, हताशा है, दुख है, निराशा है, मनोवैज्ञानिक समस्या है या मानसिक पीड़ा है, तो यह जीवन का खालीपन है, वह यहाँ पर इस दशा अवधि में महसूस होगा। यानी कि ये 18 महीने इस प्रकार के यहाँ पर बीतने वाले हैं। मीन राशि में जो राहु की जो ऊर्जा होती है वह बिखरी हुई होती है, यानी कि राहु जिस शक्ति के साथ काम करने वाले होते हैं, वह चूंकि इतना बड़ा सागर है, तो इस सागर, इतने बड़े सागर में राहु कहाँ तक समेट पाएगा। सागर आप देखिए कितना है, इस पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर सागर की जो सीमा है वह कितनी बड़ी है। सागर की सीमा बहुत, और अनंत सागर है, तो इस अनंत सागर राहु कितना ले सकता है, एक उसकी भी एक सीमा है। तो यानी कि राहु, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वह केवल इतने पार्ट में, तो वह इतनी सारी एनर्जी को पचा भी नहीं पाता है। तो सोचता, कल्पना के पंख तो बहुत बड़े बड़े चलते हैं, लेकिन कर कितना पाता है, उतना नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्या है कि अराजकता की मानसिक स्थिति होती है, स्वप्निल अवस्था की तीव्रता हो जाती है, मजबूत अंतर्ज्ञान मजबूत होता है, लेकिन कर पाना कठिन होता है। और एक रहस्यमय दृष्टि भी रहती है राहु की, काल्पनिक सोच एक अलग सी दुनिया में रहती है। तो इस प्रकार जो, जैसे कहा जाए, फिल्मी जगत है, तो फिल्मी जगत में यहाँ पर ऐसे रचनात्मक कार्यों की जो ऊर्जा है वह समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि राहु क्या है, बिल्कुल एक एक्सपैंड एनर्जी है। अब यहाँ पर जो ख्याली पुलाव है वह उतना, जितना मैच्योर होना चाहिए उतना हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर देखिए, देखा जाए तो ये 18 महीने फिल्मी जगत के लिए फिर भी यहाँ पर थोड़े से संकटग्रस्त होंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि के राहु हैं तो आप दयालु हैं, प्यार करने वाला आपका व्यक्तित्व है। जीवन काल में आपको चुनौती दूसरों की खामियों को स्वीकार करना भी है
और आपको यहाँ पर शिकार नहीं बनना है। आप बहुत ही परोपकारी होंगे और अपने आध्यात्मिक विकास के प्रति जुनूनी भी होंगे। यानी कि जिस कार्य के लिए सोचा है, अगर यहाँ पर शनि की ऊर्जा यहाँ पर जुड़ जाती है तो आप कार्य करने के प्रति जुनून आपके ऊपर सवार हो जाएगा। राहु सबसे पहले 5 जुलाई 2024 तक रेवती नक्षत्र में, यानी कि रेवती नक्षत्र में 29.59 से लेकर के 16.40 तक की डिग्री के मध्य में रेवती नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि 5 जुलाई 2024। तो यहाँ पर समझ रहा कि ये क्या है कि जो रेवती है वह क्या राशि चक्र का 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र है। मुक्ति और ज्ञान की खोज से जुड़ा हुआ है। इसमें यह स्वीकार करना शामिल है कि हम अपने जीवन में कहाँ हैं, आसपास के लोग और वह पागल दुनिया जिसमें हम रहते हैं। रेवती के जो नक्षत्र स्वामी हैं वह देवता पूषण है, यानी कि जो मृत्यु और पुनर्जन्म पर शासन करते हैं और हमें एक दूसरी दुनिया की ओर ले जाते हैं। तो रेवती में क्या है कि रेवती में राहु आत्मज्ञान और आध्यात्मिक सत्य की ओर अधिक गहराई में खोज करता है, क्योंकि यहाँ पूषण देवता काम कर रहे हैं। इस संक्रमण के दौरान पूरी तरह से उच्च चेतना और अधिक ज्ञान और त्याग की ओर जाना महत्वपूर्ण, ताकि राहु अपनी यात्रा पूरी कर सके। तो चूंकि राहु धीमी गति से चलते हैं तो इसके जो प्रभाव हैं वह भी धीरे धीरे ही दिखाई देंगे। जब वह काम लगभग हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि राहु इस गोचर में, इस स्थिति में आकर के मुझको इससे यह बना के लेके गए। तो मित्रों, ये था मेरा राहु को लेकर के मेरी एक अपनी समीक्षा कि राहु इस रेवती नक्षत्र के दौरान में हमें किस प्रकार की फीलिंग दे सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत ही अच्छे नए रोचक तथ्यों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।